हरियाणा प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से जो है 90 की 90 विधानसभा में और 22 के 22 जिलों में समदर्शिता दिखाते हुए, चाहे अपने विधायक हैं, चाहे वो दूसरे विपक्ष के विधायक हैं, सबको पूर्ण रूप से सामान्य ग्रांट देकर के जो है विकास करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर सा उनकी सोच, उनका विचार है कि हम जो पात्र होंगे, जो डिजर्व करते होंगे, उन लोगों को नौकरी मिलेगी बिना भेदभाव के, बिना सिफारिश के और बिना पैसे के। हमारे सोनीपत के विधायक जो हैं केवल ये बात कह करके मैं विपक्ष में हूँ, मुझे लगता है कि ये एक अन्याय होगा सोनीपत की जनता के साथ। सेक्टर्स की जितनी भी कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सारी नहीं की नहीं बन रही। डिप्टी मेयर भी हम कहेंगे, ये कह सकते हैं कि छोटी सरकार कांग्रेस की है, अच्छी बात है, लेकिन 5 साल पहले शहरी निकाय मंत्री ही आपकी थी कविता जैन। वो क्या भूल गई थी कि सोनीपत में पानी नहीं भरता है? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष से है तो आंखें बंद हो जाती हैं कि बस ये दिखाई देता कि काम हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी। मैं हूं आपके साथ नितिन अंतिल और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के सोनीपत से युवा नेता योगेश पाल अरोड़ा। सत्ता पक्ष के नेता हैं तो सवाल सत्ता पक्ष से सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि विपक्ष आरोप भी लगाता है, सवाल वो भी होंगे। आरोप इस सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं, वादे निभाए गए या नहीं, जनता से जो वादे हुए वो कितने खरी, सरकार उतरी है या नहीं उतरी, या फिर उतरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समय बहुत कम है और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, सवाल वो भी होंगे। तो सवाल शुरू कर लेते हैं योगेश पाल अरोड़ा जी से। सबसे पहले सवाल यही कि आपकी सरकार बहुमत से नहीं आ पाई 2019 के चुनाव में, जनता का आप पर से विश्वास खत्म हो गया था या विश्वास बनाने में आपके नेता पीछे हट गए थे, क्योंकि मंत्री तक हारे थे, जिसके कारण जेजेपी पार्टी का सहयोग लेना आपको पड़ा और आप फिर सरकार में आए। और अब भी हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार बनाई थी तो अब कुछ समय पहले सरकार पूरी नहीं चलेगी, 5 साल टूट जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जाकर के प्रश्न कीजिए। यदि सरकार या गठबंधन टूटने के आसार होते तो इतने अच्छे सुचारू रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जिस प्रकार से गठबंधन चल रहा है तो आप सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि जिस नारे को दे करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं समझता हूँ कि उस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व जो हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा एक और हरियाणवी एक 2014 से 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 36 की 36 बिरादरी का और आज 22 जिले हैं तो 22 के 22 जिलों का जो है समदर्शिता के साथ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, तो निश्चित रूप से जो आरोप है वो निराधार हैं। और 2024 बहुत नज़दीक है, पार्लियामेंट के चुनाव है, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर 10 की 10 लोकसभा और उसके साथ जो है पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार हम लोग प्रदेश के अंदर बनाएंगे। वादा ये हुआ था बीजेपी सरकार का कि हम एक साथ एक विकास करेंगे, लेकिन बात ये आ रही है कांग्रेस के जो एमएलए हैं, चाहे सोनीपत के ही विधायक क्यों ना हो, वो ये कह रहे हैं जो बजट आना चाहिए था, जो विकास के लिए सोनीपत का जो विकास होना चाहिए था, प्रदेश सरकार बजट ही नहीं दे रही है। बजट, मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको पहले कहा कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो इस प्रकार से नारा दे करके एक बार फिर से हम लोग सत्ता के अंदर आए, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा एक हरियाणवी एक समदर्शिता की बात करते हुए, आज से पहले आप ये देखिए कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो देवीलाल जी हुए, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हुए, ओम प्रकाश चौटाला जी सीमित रहे सिरसा तक, भजन लाल जी हुए वो सीमित रहे हिसार तक, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सीमित रहे रोहतक तक। तो मैं समझता हूं कि केवल अपने क्षेत्रों तक सीमित रह करके जो अपने क्षेत्रों का विकास किया। हरियाणा प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से जो है 90 की 90 विधानसभा में और 22 के 22 जिलों में समदर्शिता दिखाते हुए, चाहे अपने विधायक हैं, चाहे वो दूसरे विपक्ष के विधायक हैं, सबको पूर्ण रूप से सामान्य ग्रांट दे करके जो है विकास करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति है कि आप किस स्तर पर काम करना चाहते हैं। केवल ये आरोप लगा करके कि मैं विपक्ष में और मुझे पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं समझता हूँ कि निराधार है। सरकार युवाओं को भूल गई या जानबूझकर ट्रैक बदल चुकी है। राजनीति जरूरी है, होनी भी चाहिए, वोट मांगी जाती हैं, मुद्दे उठते हैं जनता के कि रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम होंगे या नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हमारा देश युवा शक्ति आज के समय है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार कहीं ना कहीं गायब हो गए और सरकार भी उस ट्रैक पर नहीं जाना चाह रही। नहीं, रोजगार कहाँ गायब हुआ? आप देखिए ना, आपके सामने जिस प्रकार से पहले
आप देखिए कि पिछली सरकारों के अंदर जो है एमपीज़ एमएलएज़ के पास जब नौकरियां निकला करती थी तो पर्चियां दिया करती थी, 10 पर्चियां आपकी, 10 पर्चियां किसी और की, ऐसे करके जो है नौकरियों की जो है व्यापार चला करता था। लेकिन जिस दिन से 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय मनोहर लाल जी का कुशल नेतृत्व में, बिना सर एक खर्ची सवाल और भी है, घोटाले भी हुए हैं कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा पेपर लीक भी हुए हैं जिनमें आरोपी पकड़े गए हैं बड़े मामले में। आपको याद है सोनीपत के ही एसटीएफ ने खुलासा किया था, जिसमें सोनीपत के रहने वाले 3-4 मास्टरमाइंड थे, जिसमें एक शामड़ी गांव से भी था। पेपर लीक भी हुए सर। देखिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि जहाँ पर कुछ भी अव्यवस्था रही होगी तो उसके अंदर जांच चल रही है, तो जो दोषी हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर सा उनकी सोच, उनका विचार है कि हम जो पात्र होंगे, जो डिज़र्व करते होंगे, उन लोगों को नौकरी मिलेगी बिना भेदभाव के, बिना सिफारिश के और बिना पैसे के। तो बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी देने का काम किया, तो हरियाणा पैसा पहला प्रदेश बना जिसके अंदर जो है योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली। आपके सामने है कि एक किसान का बेटा भी जो है वो सरकारी नौकरी के ऊपर है, एक चौकीदार का बेटा, एक रिक्शा चलाने का बेटा भी वाले का बेटा भी जो है वो सरकारी नौकरी के ऊपर है। इससे पहले तो केवल कल्पना मात्र थी। आप जाकर के उनसे पूछिए जिनके पास पैसा नहीं था, जो दिहाड़ी पर काम किया करते थे, आज उनका बेटा कोई किसी का एचसीएस ऑफिसर लगा हुआ है, किसका किसी और डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनका कुशल नेतृत्व है कि आज प्रत्येक जो डिजर्व करता है उसको नौकरी देने का काम है। आपने योग्यता की बात की, हम रोजगारी की बात करें कि रोजगार नहीं है, योग्यता की बात आपने सही कही, लेकिन क्या सरकार भूल गई है वैकेंसी निकालना? 4th क्लास की नौकरियां निकली, वहां पर आपको भी पता उस आंकड़े का कि पीएचडी होल्डर, एमबीए होल्डर, बीबीए होल्डर जो उसके लिए थे ही नहीं, उन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन किया। तो वहाँ तो सरकार को सोचना चाहिए था कि कम से कम इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस नौकरी के लिए नहीं, वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई और ट्रैक नहीं अपनाया जा सकता था? कोई और रोजगार नहीं निकाले जा सकते? ग्रुप डी में वो भर्ती नहीं हुई उनकी। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस जो विषय आपने रखा उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, निश्चित रूप से जो अपने आप अपना आवेदन दे रहे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ मनस्थिति रही होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी आने वाला समय साल भर का समय है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार ने जिस प्रकार से एक प्रतिबद्धता रही कि युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और आप देखिए ना कितना खूबसूरत जो है, जिस प्रकार से धांधली हुआ करती थी नौकरियों में, कौशल रोजगार जो है सरकार ने बनाया, जिसके अंदर आप अप्लाई कीजिए और आपको नौकरियाँ बहुत ईजिली मिलती हैं। जो नौकरियों के ठेकेदार हुआ करते थे, मुझे लगता है कि उनका रोजगार खत्म करने का काम जो है सरकार ने किया। तो बेरोजगार जो लोग हुए, जिनका व्यापार था उस चीज़ में, तो वो व्यापार खत्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर साल भर का समय है, तो एक अच्छा जो है आप लोगों को माहौल देखने को मिलेगा। 9 साल सरकार को हैं, सोनीपत जिले से आप हैं, कोई भी विपक्ष ये कहता है, हालांकि विपक्ष तो हम ये कहेंगे कि सोनीपत से विधायक है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि 9 साल में 9 कार्य सोनीपत के लिए नए बताएं। देखिए, सोनीपत के अंदर मुझे लगता है कि आप आज से 9 साल पहले का सोनीपत उठा करके देखेंगे तो आज जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर के अंदर सोनीपत है, आप जाकर के फ्लाईओवर्स देखिए, जीटी रोड, शानदार जीटी रोड है। और मैं समझता हूँ कि आज आपको यहाँ से सोनीपत से यदि दिल्ली जाना है तो आपको 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली में एंटर कर लेते हैं। लेकिन सर सोनीपत को भी देखें, सोनीपत भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सोनीपत की हो रही है। क्या 9 साल में सड़कें नहीं दिखाई दी? आपने खुद देखी होंगी, सड़कों का वो हाल है, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसी भी सड़कें सोनीपत की हो सकती हैं। कोई कह रहा था कि हम इसको चंडीगढ़ बना देंगे, कोई कह रहा था लंदन बना देंगे, ये तो सोनीपत ही नहीं बन पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस विषय पे नहीं जाते, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जब सड़कों का बुरा हाल था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मैं स्वयं गया, हमारी चर्चा हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग लेकर के आए कि किस प्रकार से सोनीपत की सड़कें टूटी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि सोनीपत का जो नेतृत्व है, जिसमें हमारे सोनीपत के विधायक हैं, हमारे सोनीपत के मेयर हैं, जिस बड़े मन से सोनीपत की जनता ने एक इन दोनों को मौका दिया कि आप आकर के सोनीपत का विकास कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि एक इच्छा शक्ति वाली बात है। हमारे सोनीपत के विधायक जो हैं केवल ये बात कह करके मैं विपक्ष में हूँ, मुझे लगता है कि ये एक अन्याय होगा सोनीपत की जनता के साथ। अन्याय तो सर वैसे भी हो रहा है, आप ये कहें हम सोनीपत से कि वो विपक्ष में हैं, लेकिन अन्याय तो वैसे भी सर सोनीपत कहीं ना कहीं मानता है सोनीपत की जनता के साथ है। नगर परिषद था, नगर निगम बना कि कुछ तो मिलेगा जनता को, आज से कुछ तो मिलेगा, लेकिन बारिश हुई तो पानी मिल जाता है, चलने के लिए टूटी हुई सड़कें मिल जाती है। देखिए, सड़कें, आपने मेरे सड़कों की बात करी, आज आप देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर नई सड़कें बन रही हैं। ये आपके आगे सेक्टर्स की जितनी भी कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सारी नई की नई बन रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मेयर साहब ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप भी शायद उसमें रहे होंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, डाटा दिया कि ये जो सड़कें हैं ये मेरे अधीन नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इच्छा शक्ति वाली बात है कि इच्छा शक्ति नहीं है, आप युवा हैं, आप लोगों ने एक बड़ा मन बना करके जो है आपको नेतृत्व करने का अवसर दिया, आप सोनीपत के पहले मेयर बने, लेकिन आप केवल डिपार्टमेंट्स के आधार पर जो उसको बांटते रहेंगे तो वो गलत है। सोनीपत नगर निगम इटसेल्फ एडिंग सोसाइटी है, जहाँ पर खुद का पैसा आता है, उनको खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग, और उसके बावजूद भी यदि आप नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहते, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर भी हम कहेंगे, ये कह सकते हैं कि छोटी सरकार कांग्रेस की है, अच्छी बात है। लेकिन 5 साल पहले शहरी निकाय मंत्री ही आपकी थी, कविता जैन। वो क्या भूल गई थी कि सोनीपत में पानी नहीं भरता है, इसका समाधान किया जाए। एक ड्रेन नंबर 8 का टेंडर हुआ, उसको भी भूल गए। या आपको नहीं, आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, इन बातों को सबसे पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 5 साल पहले जब आदरणीय कविता जैन जी को मौका मिला और जिस हिसाब से सोनीपत के अंदर आप उससे पहले का 14 से पहले का आप सोनीपत उठा के देखिए, हम लोग विपक्ष में थे, कविता जी खुद विधायक थी उस समय पे। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से अमृत योजना को लेकर के मुरथल रोड डेवलप हुआ और जिस प्रकार से आज जटवाड़े में काम चल रहा है, तो ये उस समय की प्रोजेक्शन ट्रेन नंबर 6 को बनाने का काम, उसके उसके बजट्स, उसके टेंडर्स जो है वो हमारी उस समय पर, जिस समय कविता जी जो है कविता जैन जी जो है मंत्री रही, तो उस समय पर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो काम उस समय पर शुरू किए गए थे। हर वर्ग को, हर समाज को जो है अपना एक सामुदायिक केंद्र देने का काम किया, तो हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। तो मैं समझता हूँ कि जो उस समय पर काम किए थे उसमें समय लगता है, तो अब वो समय आ गया कि वो काम दिखने लगेंगे। योगेश पाल जी, एक सबसे बड़ी समस्या सोनीपत है, एनसीआर का जिला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया, लेकिन महज एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मरीज जाते हैं, इलाज नहीं है, इलाज है दवाई नहीं है, एक्सरे मशीन बंद है तो बंद ही है, अल्ट्रासाउंड के लिए कोई है ही नहीं। क्या उन लोगों की कभी सुनवाई होगी? आप सत्ता पक्ष में बड़े नेताओं से कभी बात होंगी कि ठीक है आप काम करें, हमें कोई दिक्कत, सत्ता पक्ष है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए नेता आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों सोनीपत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसका हर साल का बजट करोड़ों में है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आपने विषय रखा, उसको लेकर के जब भी बड़े नेताओं के सामने या प्रशासन के सामने या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय आता है, तो नियमित रूप से जो है उन अधिकारियों पर जो कोताही बरतने उन पे कार्रवाई की जाती है, आप लोगों के सामने है। और जिस प्रकार से एक बड़े मन के साथ जो है हमारे हमारे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी काम करते सबके सामने हैं, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, और कोई भी उनके पास चला जाए तो वो काम करते हैं। तो यहाँ पर जो बातें आपने रखी, तो मैं समझता हूँ कि उसका निवारण जो है जल्दी हो जाएगा और होता भी रहा है। तो ये कोई, मुझे लगता नहीं है कि ये विषय ज़्यादा लंबित है। और जहाँ पर बात रेफरल सेंटर्स की है, रेफरल सेंटर्स की है कि 200 बेडेड हॉस्पिटल बना है। आज आप जाकर के देखिए किस प्रकार से जब सेकंड वेव कोविड की आई, तो यहाँ पर लोगों को किस प्रकार ठीक किया गया, किस प्रकार से लोग। लेकिन सर उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम नहीं लगता आपको कि जागरूकता नहीं दिखाई दी, जिसके कारण हम कहें कि सिविल हॉस्पिटल शिकार अगर कोई और वे आ गई तो सोनीपत हॉस्पिटल के ऐसे हालात नहीं है कि गरीब आदमी को वहाँ इलाज मिल जाए। नहीं, आज की डेट में मुझे लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है सिविल हॉस्पिटल कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस समय पर कोविड वेव थी, कोविड वेव के अंदर भी यहाँ पर सीएमओ की एक अच्छी इच्छा शक्ति थी कि जितने भी लोगों को हमने भेजा या स्वयं जो है लोग गए, तो लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला, एक अच्छी फैसिलिटेशंस मिली। उसके साथ साथ जो है जो भोजन की व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, मेडिसिन की व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। तीसरा आप ये मान के मुझे चलिए, लगता नहीं कि विपक्ष कोई दिखाई देता सर, पक्ष को दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब कह रहे व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन आम जनता वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि सर सत्ता पक्ष से है तो आंखें बंद हो जाती हैं कि बस ये दिखाई देता है कि काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। लेकिन अब आप जाएं तो खुद जाएं, कोई भी किसी समय जाएं या हमारे साथ चलें। सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है, डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, गायब हैं। उसके बाद इलाज के लिए 2-2 घंटे वेट में बैठते हैं, ठीक है बैठे हैं, कोई बात ही नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं है तो, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा सर। चाहे आप खुद चलें या खुद देखें। इस ये विषय एक गहन विषय है सोनीपत का। क्या कोई अनिल विज जी को एक दौरा करवाएंगे आप, या फिर कोई लिखित में शिकायत भेजेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी सुधार की है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये मूलभूत सुविधा है। शिक्षा चिकित्सा को लेकर के जो है लगातार जब से मुझे लगता है कि देश आज़ाद हुआ, तो इस विषय पे चर्चा रही है, गरीबी हटाओ और इस प्रकार के नारे दे करके जो है अन्य पार्टियां भी रही। और मैं समझता हूँ कि ये एक बेसिक एम्यूनिटीज़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो भी नागरिक आपको वोट कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि मूलभूत सुविधाएं मिले। जहाँ तक सिविल हॉस्पिटल की बात है, तो इस विषय पे एक बार एक संज्ञान में जो है मैं आदरणीय अनिल विज जी के भी लाऊंगा। और दूसरा, आप जिस दिन कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, हम लोग चल करके सीएमओ साहब से भी बात करेंगे, हॉस्पिटल का भी दौरा करते हैं और देखते हैं कि जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, किस प्रकार से उसको दूर किया जाए। और ये रेफरल सेंटर ना बन करके, जैसे आपने कहा, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। यदि है तो उसमें जो है किस प्रकार से उसको सुधार कर सकते हैं, तो आप और मैं दोनों जो है इस चीज़ को लेकर के लामबंद रहेंगे। आप युवा नेता हैं, आपकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी। 9 साल 5 साल पहले आप बहुमत से सरकार में रहे, अब 10 साल होने को, दूसरी टर्म भी पूरी होने को है बीजेपी की, और बीजेपी के आप नेता हैं, तो सवाल जरूर बनता है, क्या आपको नहीं लगता कॉलेज और हॉस्पिटल चमकने चाहिए थे, लेकिन सड़कों पर अब शराब के ठेके चमक रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या है, कैसे है, वो तो वो लोग बता सकते हैं। लेकिन शराब के ठेके जो आबकारी पॉलिसी है उसके अंडर दिए गए हैं। दूसरी बात, जहाँ पर कॉलेजेस की आपने बात करी, जहाँ पर आपने हॉस्पिटल्स की बात करी, आज आप देखिए कि आपके बिल्कुल नज़दीक ही जो है एक लंबे टाइम से एक लंबित मांग थी कि कन्या महाविद्यालय चाहिए। तो यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो है वो एक कॉलेज डेवलप किया, तो वो भी हमारी सरकार के अंदर हुआ। और मैं समझता हूँ कि आप आज सोनीपत की अगर हम बात करते हैं तो सोनीपत एक लंबे समय से जो है एजुकेशनल हब बोला गया है, तो आज भी वो एजुकेशनल हब है। कहाँ है सर? सरकारी यूनिवर्सिटी कहाँ है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बनी थी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तब आपकी सरकार, तब आप विपक्ष में थे, वो पक्ष में थे, लेकिन उनके समय कानपुर में एक यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद आईआईटी, ट्रिपल आईटी की आधारशिला रखी गई, लेकिन 9 साल में 9 कदम भी फाइल नहीं चली। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो विषय हैं, अगर जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें हम लोग, तो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है यहाँ पर, और मैं सरकारी नहीं आई सर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी जो है इसके निमित्त जो है हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि 9 कदम भी नहीं चली, तो ये 9 कदम को जो है हम इसी साल के अंदर पूरा करेंगे, ये मैं आपके चैनल से आश्वस्त करता हूँ। सलाम है। क्या सोनीपत की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, उससे हम माने कि अब ये तो नहीं कि चुनावी साल है तो चुनावी वादा हो जाए कि हम रोजगार देंगे, गायब हो गई, अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये भी सोनीपत में क्राइम कमिश्नरेट आ गया है। पहले एसपी होते थे, लेकिन अब कमिश्नरेट बनाया गया है, लेकिन क्राइम का ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर आया है। उसके बारे में कोई बातचीत किसी से? देखिए, मैंने पर्सनली जो है इसमें जो आपने अभी विषय रखा, इसमें जो भी क्राइम की बात करते हैं आप लोग, क्योंकि क्षेत्रफल भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ी है, और पॉपुलेशन के साथ साथ जो है माइग्रेंट्स बहुत जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, क्राइम को लेकर के जो है हमने अधिकारियों से भी बात करी, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक होने लगी है। इट विल टेक टाइम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि सोनीपत एक समय पर जो है नंबर 1 था, आज भी हम उसको नंबर 1 करने नंबर 1 तो अब भी है सर क्राइम में। क्राइम में सुधार आएगा। इसके लिए जो हम अधिकारियों से भी बात करें, हमने पहले भी करी है और आगे भी होगी, तो इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आप विधानसभा चुनाव सिर्फ है, लोकसभा भी है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी आम जनता के बीच जाएगी? क्योंकि जनता त्रस्त एक सबसे बड़ी बात है। डिजिटल हो गया इंडिया, डिजिटलाइजेशन जरूरी है, ऐप्स जरूरी हैं, लेकिन एक पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि गले की फांस बनेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि परिवार पहचान पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा अंत्योदय, और इससे पहले जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बने, आपको मालूम है कि बीच के लोग जो हैं वो पैसा खाने का काम करते थे। आप पेंशन्स के लिए चले जाइए, आप किसी और काम के लिए चले जाइए, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए चले जाइए, आपको मकान के लिए अगर पैसा चाहिए बनाने के लिए, उसके लिए चले जाइए। उसके अंदर एक बहुत लंबा जो है, मैं समझता हूँ कि बीच में एजेंट्स थे। उसमें त्रुटियां इतनी हैं सर, इतनी खामियां हैं कि जिसको जो रेहड़ी लगा रहा है उसकी इनकम 5 लाख दिखा दी गई। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, परिवार पहचान पत्र एक पायलट प्रोजेक्ट है, हरियाणा के अंदर पहली बार इनिशिएट किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर विजन था कि लोगों को कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अधिकारी के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पात्र हैं, आपकी फैमिली आईडी आपको शो करती है। अभी मैं 2 दिन पहले का उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास नियमित रूप से करीब यहाँ पर रोज़ के 100 सवा 100 लोगों का आना रहता है मेरे कार्यालय पे। तो कुछ लोग आए, उन्होंने बताया जी हम पेंशन के लिए आना चाह रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा कि मेरे पास एक लिस्ट थी, मैंने वो पीडीएफ खोली, पीडीएफ के अंदर उनका नाम स्क्रॉल किया तो नाम ऑलरेडी उनका था। मैंने उनको बोला कि आप जाइए, आप एडीसी ऑफिस में जा करके अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी दिखाइए, और आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आप विश्वास कीजिएगा कि परसों वो दिखाया था, कल उनकी जो एलिजिबिलिटी क्लियर होकर वो सबमिशंस हो गई। आप क्या कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों के अंदर जो है लोग पैसे दे करके पेंशनें बनवाया करते थे। ये तो सरकार का काम ही है सर। सरकार जब तक जनता की सहूलियत नहीं देगी तो आपको सत्तासीन कैसे करेगी जनता? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम ठीक करें तो दिक्कत, हम गलत करें तो दिक्कत। गलत हम कर नहीं रहे, ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, प्रशंसन इसलिए है कि ठीक धोखा हो रहा है, परेशान 20 हैं। देखिए, जहाँ पर उसको लेकर के एक सुधार की बात है, मैं समझता हूँ कि पहली बार है, और पहली बार के अंदर थोड़ी सी त्रुटियां तो होती हैं, त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। आप देखिए, लगातार जो है फैमिली आईडीज अपडेट की जा रही हैं। आप विश्वास कीजिएगा, माने कि अपडेट हो जाएंगे, कब तक माने कि समाधान हो जाएगा? क्योंकि अब योगेश पाल जी, दिन वो नहीं रहे कि हम 6 महीने बाद कर देंगे, 1 साल बाद कर देंगे। चुनाव में समय बहुत कम है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आपकी सबसे बड़ी पीपीपी, आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक ये भी कह चुके हैं, या तो इसे बंद कर दें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएगा सिर्फ इसे ही लेकर।
देखिए, मैं समझता हूँ कि वो तो ख्याली पुलाव हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो एक क्षेत्र तक सीमित के मुख्यमंत्री हैं। और आपको ध्यान होगा, आपके चैनल के माध्यम से एक पुराना मुझे वाक़या ध्यान आ रहा है कि जिसमें मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, बतौर पदाधिकारी मैं काम कर रहा था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कहा करते थे कि मेरी 2 आँखें हैं, सोनीपत और रोहतक। और मैं समझता हूँ कि उस समय पर हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, जब हमने समान विकास, समान रोज़गार, हम विपक्ष में थे, समान विकास, समान रोज़गार, हमारा अधिकार, ऐसा करते हुए हमने जो है बड़े आंदोलन पूरे प्रदेश भर के अंदर किए। और जिसका जो हमने जो समापन किया, तो उस समय पर जब लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक क्वेश्चन मार्क था, तो उस समय पर जो है 9 से 10 हज़ार की संख्या में हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का घेराव करने का काम किया। आंदोलन तो सर से बीजेपी पार्टी ने बहुत किए हैं। आंदोलन तो सिलेंडर को लेकर भी किया है, लेकिन अभी वो सिलेंडर बहुत ज़्यादा पहुंच गया। आंदोलन तो सब्जी को लेकर भी हुए, सब्जी बहुत ज़्यादा पहुंच गई। गरीब आदमी की अच्छी बात सोच है सरकार की, गरीबी को हटाया जाए, लेकिन हालात वो हो गए हैं कि गरीबी खत्म हो रहा है। नहीं, आप ये देखिए ना, आज सर सब दाल रोटी नहीं खा सकता गरीब आदमी अपने घर। पहले कहते थे कि दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन दाल इतनी ज़्यादा महंगी, कैसे खाएं? व्यवस्था कैसे होंगी सर? हम ये जानना चाह रहे हैं, व्यवस्थाओं के लिए कैसे पहल होगी आगे, कैसे कदम उठेंगे अब आगे? आप एक युवा हैं, युवा सोच है, चुनाव नज़दीक हैं, कैसे बैलेंसिस होगा? बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबों की रसोई से दालें गायब हो गई। एक समय तो था, आपको भी याद होगा कि दाल रोटी खाने से गुजारा हो जाएगा, लेकिन दाल रोटी लाएगी कहाँ से? रोजगार है नहीं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। उसके संतुलन के लिए अब क्या कदम होने वाले? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आप दाल रोटी की बात कर रहे हैं, महंगाई है। हम आज जो भारत जिस मानचित्र पे खड़ा है पूरे देश, पूरे विश्व के, तो हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति और वैश्विक शक्ति के रूप में जो है हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ पर आपने दाल रोटी की बात करी, हम युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो है वचनबद्ध हैं, वो कह करके हम लोग आए थे। अभी हम लोग जो है हर घर के अंदर किस प्रकार से जो है आप ये देखिए कि चाहे वो राशन के माध्यम से है, किस प्रकार से सरकार ने अन्न योजना देने का काम किया, ये आपके आगे है। लगातार कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो है लोगों के घर में फिर भी राशन पहुंच रहा है, वो आपके आगे है। तो सरकार की बिल्कुल नीयत स्पष्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीयत स्पष्ट है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीयत स्पष्ट है कि हर घर में जो है हर सर को छत मिले, हर घर को भोजन मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा पेट ना सोए। इसको लेकर के जो है निरंतर सरकार काम कर रही है। और आप देखिएगा कि एक अच्छा माहौल जो है पूरे देश प्रदेश में बन रहा है, तो आगे आने वाला समय और अच्छा होने वाला है। योगेश पाल जी, आपसे सवाल यही कि अब की बार भी आम जनता के बीच आप या खुद आपके नेता जाएंगे, वो सेंटर के मुद्दों के अधीन जाएंगे या फिर लोकल मुद्दे भी होंगे? सेंटर ठीक, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, उसकी सब बड़ाई भी कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर का अच्छा काम है, राम मंदिर अच्छा काम है, लेकिन हरियाणा के सर लोकल मुद्दे अलग हैं। हर राज्य के अपने लोकल मुद्दे अलग होते हैं। किन मुद्दों को लेकर अब हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नेता या खुद आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामेंट चुनाव है, और पार्लियामेंट मैं समझता हूँ कि केंद्र की नीतियों पर लड़ा जाएगा। विधानसभा में दूसरी बात, विधानसभा में भी 1 साल का समय है, इन्हीं दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे और चल रहे होंगे मुझे लगता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से कहा, सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना, हरियाणा का लाल ऐसा आया जिसने सभी वर्गों के लिए बराबर काम किया। उन्हीं मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के, लोगों किस प्रकार से जो है लोगों को रोज़गार मिला। और आप इस चीज़ को तो मानते होंगे कि बिना खर्ची की नौकरी जो है मिलने का काम किया, तो इस सरकार के अंदर मिला। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है लोग विकास और जिस प्रकार से जो है लोगों को वो टाइम भी याद है जब रेडी पर चलते हुए जो है वो लोग सामान उठा करके बोला करते थे कि ये ले लिया और पैसे ताऊ देगा। तो वो उस समय से बहुत बेहतर एक समय है, मैं समझता हूँ। और आने वाला समय भी जो है निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम हरियाणा के अंदर बनाएंगे। प्रदेश के लिए तो मनोहर लाल करेंगे सर, लेकिन सोनीपत के लाल योगेश पाल क्या करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लगातार 13-14 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग पदों पे, जहाँ पर मुझे संगठन ने लगाया, मैंने काम किया। सोनीपत क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों का भी मन है, हमारा भी मन है कि यदि भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, ईश्वर आशीर्वाद देता है, तो सोनीपत के लाल के रूप में जो है मैं काम करना चाहता हूँ। ईश्वर मौका देगा तो बतौर विधायक, नहीं भी मौका देगा तो बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं कि इतने सालों से लोगों के बीच में हूँ मैं। और एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, सामान्य परिवार से हूँ, और मैं समझता हूँ कि आज जो नेतृत्व सोनीपत के अंदर है, अगर हम उससे कंपैरिजंस करें तो बड़े पूंजीपति लोग आज राजनीति के अंदर आ गए, ये आपके सामने हैं। वो पूंजीपति लोग क्या
उस व्यक्ति के भाव को समझ सकते हैं जो एक सामान्य घर के अंदर रहता है। जब सीवरेज की त्रुटि होती है, जब पानी की त्रुटि होती है, घर में पानी नहीं आ रहा होता, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा होता है या और कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वो मुझे लगता है वो नहीं समझ सकता। वो सोनीपत का लाल जो आपके सामने खड़ा है, वो समझ सकता है इस चीज़ हम को। आश्वासन माने कि सोनीपत की जनता आने वाले चुनाव, चाहे चलो लोकसभा में एमपी एक बनता है, लेकिन विधानसभा चुनाव जब होंगे, जब सरकार दोबारा बनेगी, वो कलम से अच्छे काम हो पाएंगे जिससे सभी का भला हो जाए। 100%, कलम खो जाए, गुम हो जाएगी। 100% नितिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजनीति यहाँ से नहीं, यहाँ से करता हूँ जी। और जब आदमी राजनीति यहाँ से करता है तो मैं हर व्यक्ति की वो भावनाएं समझ सकता हूँ, क्योंकि सामान्य परिवार से हूँ। सामान्य परिवार के अंदर हम समझ सकते हैं कि जिस समय पर मैं अपने कॉलेज में जाया करता था तो उस समय पर मेरे हालात क्या रहे होंगे। आज हम लोग इस स्थिति पर आए कि जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। मैं छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी 27 अगस्त को एक छोटा सा इनॉग्रेशन कार्यालय का हमने किया यहाँ सामने। तो मैंने एक निमंत्रण, भावपूर्ण निमंत्रण जो है सोनीपत की जनता को हाथ जोड़ के दिया कि आप मुझे आइए और आशीर्वाद दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और मैं जनता के चरणों में भी नमन करना चाहूँगा कि करीब 8 से 9 हज़ार की संख्या में जो है लोगों ने आकर के आशीर्वाद दिया। तो आप ये मान करके चलिए कि लोगों का कहीं ना कहीं एक विश्वास बना करके जो है लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, हर साल उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। पॉलिटिकल लोगों को हर 5 साल के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। आपके पर फैल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ईश्वर ने तय करना है, हम ज़रूर पास होंगे निश्चित रूप से। और हर परीक्षार्थी जो है अपना ये मन बना करके जाता है हम पास होने वाले हैं। सोनीपत की जनता, यदि ईश्वर, सोनीपत की जनता, संगठन मुझे मौका देते हैं तो निश्चित रूप से 5 साल काम करूँगा। 5 साल के बाद सोनीपत की जनता ये कहेगी कि यही हमारा विधायक होना चाहिए, यही हमारा नेता होना चाहिए, हमारा नेतृत्व होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहिए। ये थे योगेश पाल जी। जनता की बातों का बेबाक जवाब जरूर दिया, लेकिन चुनाव में समय बहुत कम है। देखना अब यही होगा कि अब की बार जब जनता के बीच सत्ता पक्ष जाता है तो लोगों को लुभाने के लिए वो किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और लोग कितना विश्वास इस बार बीजेपी पार्टी पर जताते हैं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। और सरकार कौन बनाएगा वो भी अब 2024 में साफ हो जाएगा। मिलते हैं अगले नेता से अगली जनता की बातों के साथ। मुद्दा वही, सुनिए नेताजी सिर्फ जनता की बात। नमस्कार।